में उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी, चाइना की खामोश चालें और ईरान की जिद मिलकर एक ऐसा तूफान बना रही है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। या अभी भी वक्त है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सांसें थमने वाली हैं? और क्या खार्ग आइलैंड पर गिरने वाली है एक मिसाइल जो पूरी दुनिया की किस्मत को बदल कर रख देगी? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या असली जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां गोलियां नहीं बल्कि तेल, डॉलर और सप्लाई चेन हथियार बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हों तो क्या कूटनीति आखिरी पल में बाजी पलट सकती है या इतिहास एक और बड़े टकराव का गवाह बनने जा रहा है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया की सियासत में इस वक्त बारूद की गंध है और इस बार आग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि डॉलर, तेल और टैरिफ से भड़काई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दाव चला जिसने वैश्विक ताकतों के बीच चल रही खामोश जंग को खुली चुनौती में बदल कर रख दिया। सीधे सीधे चाइना को चेतावनी, अगर उसने ईरान की सैन्य मदद की तो उसे 50% तक का भारी टैरिफ झेलना पड़ेगा। ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि उस आर्थिक युद्ध का ऐलान है जो अभी तक चल रहा था उसको और भड़काया जा रहा है। ये धमकी ऐसे समय में आई जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टूट चुकी है और हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल आपूर्ति की सबसे अहम धमनियों में से एक नाकेबंदी की कगार पर है। ट्रंप का ये कदम बताता है कि अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि सप्लाई चेन, ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार के भीतर लड़ा जा रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार देता पाया गया तो परिणाम तत्काल और गंभीर होगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की चेतावनी कितनी गंभीर है। उन्होंने 50% टैरिफ को बहुत बड़ी कीमत बताया। ये बयान यूं नहीं आया। आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से यह आशंका जताई गई कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है, वो भी सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के रास्ते, ताकि पहचान से बचा जा सके। और इन सबके बीच जो दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं वहीं दूसरी तरफ सौदेबाजी का दरवाजा भी खोला गया है। ट्रंप ने चीन को ऑफर दिया, जी हां, ट्रंप ने चीन को ऑफर दिया कि ईरान से तेल लेने के बजाय अमेरिका से सस्ता तेल खरीदो। उन्होंने यहां तक कहा कि चीन अपने जहाज वेनेजुएला भेज सकता है और अमेरिका उसे भी कम कीमत पे तेल दे सकता है। यह सिर्फ व्यापारिक प्रस्ताव नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की चाल भी है, जहां विकल्प देकर विरोधियों को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग भी बेहद अहम है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लंबी बातचीत हुई लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेडी वैंस ने साफ कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अन्य अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद ट्रंप का रुख और सख्त हो गया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर अड़ा हुआ है और उसने सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं किया, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना भी शामिल था। इसके जवाब में अमेरिका ने जो कदम उठाया वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का आदेश। इसका मतलब समझ रहे होंगे कि साफ है, जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेगा और कोशिश करेगा उसे अमेरिकी नौसेना रोकेगी। ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सीधा झटका है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल आयात करता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतों में उछाल आना तय है, जिसका असर हर देश, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तब आया जब ये समझ आता है कि ट्रंप जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध, वही अब उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। दशकों तक अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश की। डॉलर की ताकत, टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण और सहयोगी देश का समर्थन, ये सब मिलकर अमेरिका को आर्थिक सुपर पावर बनाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है।
चीन ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब सप्लाई चेन को सीमित करके दिया। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर रोक लगाकर उसने अमेरिका के टेक और रक्षा सेक्टर पर दबाव बनाया। वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार बना लिया, तेल की कीमतें बढ़ाकर वैश्विक बाजार को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस तरह के जवाबी कदमों की कल्पना की ही नहीं थी। रॉन वाइडन जैसे नेताओं ने भी सवाल उठाया कि युद्ध से पहले ऊर्जा बाजार पर इसके प्रभाव का कोई ठोस विश्लेषण क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये जो हुआ जब ईरान ने स्ट्रेट को बंद किया तो पूरी अर्थव्यवस्था हाफने लग गई। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया अब उस दौर में नहीं है जहां अमेरिका अकेले नियम तय कर सकता है। एडवर्ड फिशमैन जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि 1990 के दशक की वैश्विक अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, जब यह मान लिया गया था कि चीन और रूस अमेरिका के साथ रहेंगे। लेकिन अब वास्तविकता पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब हर बड़ा देश अपने आर्थिक संसाधनों को हथियार बनाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस बदलती दुनिया में ट्रंप की रणनीति भी सवालों के घेरे में है। एक तरफ वो वैश्विक टैरिफ को हथियार बना रहा है, दूसरी तरफ उसी हथियार की धार कम होती जा रही है। पहले जहां अमेरिकी टैरिफ का डर ही काफी था, अब देश ने उनके साथ जीना सीख लिया है और जवाब देना भी। इसी बीच मार्को रूबियो ने भी चिंता जताई कि अगर अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को विविध नहीं बनाता तो उसकी विदेश नीति कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने मान लिया कि 21वीं सदी के कई अहम उद्योगों में अमेरिका कहीं ना कहीं असुरक्षित जरूर है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान या अमेरिका बनाम चीन की कहानी नहीं रह गई। ये उस नए वैश्विक दौर की शुरुआत है जहां युद्ध के मैदान बदल चुके हैं। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि बंदरगाहों, पाइपलाइनों, चिप्स, खनिजों और टैरिफ से लड़ी जा रही है। ट्रंप का आक्रामक रुख जहां एक तरफ ताकत दिखाने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ ये भी संकेत देता है कि अमेरिका अब चुनौती महसूस भी कर रहा है। चीन की आर्थिक पकड़ और ईरान की भौगोलिक ताकत ने उस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है जिसे दशकों से अमेरिका नियंत्रण करता आया था। आने वाले हफ्तों में जब ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं होगी, ये तय करेगा कि दुनिया आर्थिक टकराव की ओर बढ़ेगी या किसी नए संतुलन की ओर। फिलहाल हालात यही बताते हैं कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। तेल, व्यापार और ताकत, इन तीनों के बीच चल रही ये जंग अब सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और परत जुड़ चुकी है जिसने हालातों को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। इस्लामाबाद, जी हां, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में करीब 21 घंटे तक चली अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ये वार्ता सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी बल्कि इसका मकसद 2 हफ्ते के अस्थायी सीजफायर को स्थायी शांति समझौते में बदलना था। लेकिन जब बातचीत टूटती है तो सिर्फ कूटनीति नहीं हारती बल्कि युद्ध का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि तेहरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की शर्तें नहीं मानी। वहीं ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा मांगे रखी और समझौते की गुंजाइश खुद ही खत्म कर दी। इस टकराव ने यह साफ कर दिया कि दोनों देश फिलहाल किसी भी कीमत पर झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस असफल बातचीत के तुरंत बाद हालात और बिगड़ते चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी को लागू करने का आदेश दे दिया और इसके साथ ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सन्नाटा छा गया। जहाजों की आवाजाही रुक गई और जो जहाज इस रास्ते से निकल रहे थे वो भी वापस मुड़ने लगे। ये सिर्फ सैन्य कदम नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नस पर सीधा वार था। तेल बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी क्रूड ऑयल 8% उछलकर $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड भी $100 के ऊपर चला गया। इसका मतलब साफ है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। नाकेबंदी का असर सिर्फ समुद्री तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के 4 सबसे बड़े बंदरगाह खार्ग द्वीप,
जास्क टर्मिनल, बंदर अब्बास और बंदर खुमैनी सीधे संकट की चपेट में आ सकते हैं। यह सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक लाइफलाइन है। अगर यहाँ गतिविधियां ठप होती हैं तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगेगा, लेकिन इसका असर ही इसके साथ वैश्विक सप्लाई चेन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। ट्रंप ने इस बात को एक और आक्रामक बयान देते हुए दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह हो चुके हैं और नौसेना डूब चुकी है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये बयान बताता है कि अमेरिका मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी झुकने में कोई संकेत नहीं दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के करीब सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने साफ चेतावनी दी कि ईरान किसी भी अमेरिकी नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके पास जवाब देने के कई तरीके हैं। उनका बयान भी इशारा करता है कि यह टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। इस पूरे संकट का एक और खतरनाक पहलू भी सामने आया, मिडल ईस्ट में फैलती हुई आग। इस सब के बीच हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरे दिन उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह क्षेत्र पहले ही अस्थिर था, लेकिन अब यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। ईरान के अंदर भी माहौल उग्र होता जा रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और अपनी सैन्य के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये घरेलू समर्थन किसी भी सरकार को और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी बीच मसूद ने एक संतुलित बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अपना तानाशाही रवैया छोड़ दे तो कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। ये बयान एक तरफ बातचीत का दरवाजा तो खुला रखता ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ करता है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये टकराव विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अभी विश्व युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, समझिए आप इसको। पहला, इस संघर्ष में दुनिया की बड़ी ताकतें अलग अलग पक्षों में खड़ी होती दिख रही हैं। अमेरिका खुलकर मैदान में है, ईरान सीधे टकराव में और चीन पर शक गहराता जा रहा है। अगर चाइना खुलकर ईरान के साथ आता है तो इससे संघर्ष वैश्विक स्वरूप ले सकता है। दूसरा, ऊर्जा और व्यापार का हथियार बनाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया को इस संकट से जोड़ दिया है। यूरोप, एशिया, यहाँ तक कि अफ्रीका, हर क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो संघर्ष का दायरा अपने आप बढ़ जाता है। तीसरा, क्षेत्रीय समूहों की सक्रियता। हिजबुल्लाह जैसे संगठन पहले ही इस संघर्ष में कूद चुके हैं। अगर अन्य समूह या देश भी इसमें शामिल होते हैं तो ये एक और बहुस्तरीय युद्ध बन सकता है, जिसे नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे संकेत नहीं है जो उम्मीद बनाए रखते हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही पूरी तरीके से कूटनीति के दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। बयानबाजी आक्रामक है, लेकिन बातचीत की संभावना खत्म नहीं हुई। यही वो पतली डोर है जिस पर फिलहाल दुनिया की शांति टिकी हुई है। लेकिन अगर ये डोर टूटती है तो परिणाम सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल व्यापार, सैन्य गठबंधन और राजनीतिक ताकत, सब कुछ एक नई दिशा में आ सकता है। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या होगा, बल्कि ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी वक्त पर कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी। इस पूरी भू राजनीतिक कहानी में एक मोड़ सामने आता है जो शायद पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक और निर्णायक बिंदु बन सकता है। फार्स की खाड़ी में स्थित खार्ग आइलैंड एक छोटा सा द्वीप, लेकिन प्रभाव इतना बड़ा कि अगर यहाँ एक और मिसाइल गिरी तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल सकती है। यह द्वीप आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन यहीं से चलती है। रोजाना लाखों बैरल तेल यहीं से दुनिया पर भेजे जाते हैं।
हैं। असल में ईरान की तेल निर्यात क्षमता का बड़ा हिस्सा इसी एक जगह पर निर्भर है। यही वजह है कि ईरान के लिए ये सिर्फ एक तेल टर्मिनल नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। यही कारण है कि लगातार हमलों के बावजूद यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने अब तक इस द्वीप को सीधा निशाना नहीं बनाया। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जैसे ही खार्गिस लैंड पर हमला होता है खेल पूरी तरीके से बदल सकता है। अब इस पूरी कहानी पे विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये द्वीप तबाह होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ जाएगी, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा है ईरान की प्रतिक्रिया। यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं होगा बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय विस्फोट हो सकता है। ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं बल्कि बेकाबू हो जाएंगी। $100 प्रति बैरल से ऊपर जाना तो शुरुआत होगी, उसकी असली संकट उसके बाद आएगा। एशिया, यूरोप और खासकर चाइना जैसे देश जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, सीधे इस झटके की चपेट में आ जाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। असली डर इस बात का है कि ये हमला एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। जैसे ही खार्गिस लैंड पर हमला होगा, ईरान उसे अपनी संप्रभुता और अस्तित्व पर सीधा हमला मानेगा। इसके बाद वे सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित जवाब नहीं देगा बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। तेल टैंकरों पर हमले, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना और क्षेत्रीय सहयोग को सक्रिय रखना, यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जन्म ले लेगी। क्योंकि अगर ईरान के सहयोगी देश या संगठन इस संघर्ष में खुलकर उतरते हैं और जवाब में अमेरिका अपने गठबंधनों को सक्रिय करता है, तो ये टकराव सीमित नहीं रहेगा। ये एक बहुदेशीय युद्ध में बदल सकता है। यहाँ हर मोर्चा खुल जाएगा, समुद्र, आसमान, साइबर और अर्थव्यवस्था। अमेरिकी रणनीतिक हलकों में इस खतरे को समझा जा रहा है। यही वजह है कि अब तक खार्गिस लैंड को एक रेड लाइन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। युद्ध चल रहा है, हमले हो रहे हैं, लेकिन इस एक बिंदु को छूने से बचा जा रहा है, क्योंकि ये वही बिंदु है जहां से वापसी मुश्किल है। इस पूरे परिदृश्य में एक और अहम पहलू है संतुलन की राजनीति। यूनाइटेड स्टेट्स शायद ये नहीं चाहता कि युद्ध के बाद ईरान पूरी तरीके से आर्थिक रूप से खत्म हो जाए, क्योंकि एक कमजोर लेकिन जिंदा ईरान पूरी तरह तबाह ईरान से ज्यादा कंट्रोल करने योग्य माना जाता है। अगर खार्गिस लैंड नष्ट हो जाते हैं तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा और यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है। जमीन पर तस्वीर ये है कि अभी भी इस द्वीप पर तेल लोडिंग जारी, टैंकर आ रहे हैं, जा रहे हैं और दुनिया की नजरें इसी छोटे से टुकड़े पर टिकी हुई हैं। ये एक ऐसा साइलेंट फ्रंट है जहां अभी गोली नहीं चली, लेकिन अगर चली तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इसी मुद्दे पर आप देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग सिर्फ त्रिकोणीय नहीं है बल्कि वर्ल्ड वॉर की ओर जाता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में माना जा रहा था कि जंग सिर्फ त्रिकोणीय रहेगी, लेकिन इसका विस्तार हो रहा है, जंग का दायरा बढ़ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा खुश कौन है? इसमें सबसे ज्यादा खुश हैं नेतन्याहू और इजराइल, क्योंकि इजराइल इस लड़ाई का एक्सटेंशन चाहता है। पहले 3 तस्वीरें आप देख लीजिए कैसे ये जंग अपना दायरा बढ़ा रहा है। वार्ता, जरा फुल स्क्रीन रखिए इसको। वार्ता असफल होने के लिए अमेरिका ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है और अमेरिका कह रहा है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान अमेरिका को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। तो अब तुर्की की भी एंट्री हो गई। पहले कौन कौन से देश हैं? पहले हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान, मिडिल ईस्ट के सारे देश, और अब तुर्की की एंट्री हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ बयान दिया था और इजराइल ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान इस मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकी मुल्क है। इधर तुर्की ने कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, इजराइल के खिलाफ आर्मी उतारेंगे। लेबनान अटैक के लिए एर्दोगान ने इजराइल को खूब कोसा है। ईरान अमेरिका सीजफायर के दिन इजराइल ने सैकड़ों बेकसूर लेबनानी लोगों को मार डाला। नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं, ये एर्दोगान का बयान है। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही इस जंग में उतरने वाला और इजराइल को बहुत कड़ा जवाब देगा। तो समझिए कि किस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बड़ा होता जा रहा है।
हाल ही में नेतन्याहू ने एक तस्वीर जारी की थी। नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल को 6 देशों से खतरा है। इससे पहले भी इसराइल ने ईरान को खतरा मानते हुए अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया। तो क्या नेतन्याहू ही जंग का विस्तार चाहते हैं या फिर यह जंग का दायरा अपने आप बढ़ता जा रहा है? एक तरफ तो इसराइल का ग्रेटर इसराइल वाला प्लान है, दूसरी तरफ वो 6 देश जो इसराइल को अपने लिए ठीक नहीं मानते। वो 6 देश कौन से हैं? सबसे पहले ईरान, इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा। लेबनान, हिजबुल्लाह का गढ़, सीरिया, ईरानी सैनिकों की मौजूदगी, यमन में हूती विद्रोही मौजूद हैं, इराक में ईरानी समर्थित मिलिशिया का प्रभाव है, फिलिस्तीन, गाजा, हमास के साथ निरंतर संघर्ष जारी है और अब इसमें तुर्की की एंट्री भी हो गई है। बीते कई सालों से नेतन्याहू इसराइल को लगातार जंग में लपेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा था अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद इसराइल भी सीजफायर में आ जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान पर एक्शन करके अपने इरादे जाहिर कर दिए कि इसराइल ना तो सीजफायर चाहता है और ना ही सीजफायर होने देगा। और अब नेतन्याहू ने लिस्ट जारी कर दी है। खबर है कि इस नए मैप के साथ नेतन्याहू जल्द वॉशिंगटन पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर बात करने वाले हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भी इसराइल को धमकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लेबनान में जारी हिंसा और इसराइल को कैंसर रूपी राष्ट्र और मानवता के लिए अभिशाप बता दिया है। संकट को जोड़कर देखें तो हॉर्मुज की नाकेबंदी, अमेरिका ईरान वार्ता की विफलता, चीन की स्वाभाविक भूमिका और अब खार्ग आइलैंड जैसी संवेदनशील जगह, तो ये साफ हो जाता है कि दुनिया एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिकी है। अभी तक ये संघर्ष सीमित था, नियंत्रण था और कई अनकहे नियमों के भीतर चल रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है ऐसे हालात में एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला या एक अप्रत्याशित हमला पूरी दुनिया को युद्ध की आंख में झोंक सकता है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि अगला हमला कहां होगा, बल्कि ये है कि क्या कोई ऐसा लाल रेखा पार होने वाली है जिसके बाद दुनिया को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।